नमस्कार दोस्तों। तो भारत के लिए सबसे अच्छी खबर है, जो अभी तक की सबसे अच्छी खबर सामने आ रही है, वो ये आ रही है कि जैश-ए-मोहम्मद का जो डेप्यूटी चीफ था, रऊफ़ असगर, अब्दुल रऊफ़ असगर, जो कि मसूद अज़हर का भाई था, जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ वहीं पर रहता था जहाँ पर एयर स्ट्राइक करी गई थी भारत द्वारा बहावलपुर में, वो उसका कन्फर्म डेथ ऐसी मानी जा रही है। कल आपने एक और जनाजे की तस्वीर देखी होगी अपने ट्विटर पर या हर जगह पर जा रही थी, जहाँ पर कहा गया कई सारे पाकिस्तान के आर्मी के चीफ्स वगैरह पहुँचे हुए हैं, बड़ी-बड़ी हाई पर्सनल जो प्रोफाइल लोग हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कई सारे नेता जो पाकिस्तान के हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं, वो सब वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कहा गया कि शायद हो सकता है मसूद अज़हर मर गया हो। फिर बाद में पता लगा कि नहीं, वो तो याकूब मुगल जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेटिव था, उसका जनाजा जा रहा था, उसमें ये सब गए हुए थे। उसके बाद कहा गया कि कोई हाई प्रोफाइल मरा है, तभी जाकर के इतनी गहमा-गहमी जैश-ए-मोहम्मद के पूरे खेमे में। अब वो चीज़ कन्फर्म हो गई है। जैश-ए-मोहम्मद का जो डेप्यूटी चीफ था रऊफ़ असगर, जिसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत ही खतरनाक था ये। कहा जाता है कि मसूद अज़हर से भी ज़्यादा खतरनाक रऊफ़ असगर था। और जितने भी आप बड़े अटैक्स का नाम सुनते हो, चाहे वो आप किसी भी अटैक का नाम उठा के सुन लीजिए, पार्लियामेंट अटैक हो गया, जितना भी अटैक हो गया, सब में कहीं ना कहीं रऊफ़ असगर का एक बहुत बड़ा हाथ था। जैश-ए-मोहम्मद का जितना भी नीचे की व्यवस्था थी, पूरा ऑपरेशंस था, वो एक्चुअल में यही रऊफ़ असगर संभाला करता था और ये किया करता था। तो ऑपरेशन सिंदूर का जो सक्सेस की बात हो रही थी, क्या ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल है? अब वो चीज़ कन्फर्म हो चुकी कि ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा, क्योंकि जो हमारा मेन टारगेट था इसमें, जो टेररिज्म, जो जैश-ए-मोहम्मद हमारा मेन टारगेट था, वो जैश-ए-मोहम्मद की कमर एक तरीके से लगभग तोड़ दी गई है। मसूद अज़हर को भी कुछ मीडिया एजेंसीज़ में देख रहा था, उन्होंने क्लेम किया है कि कुछ तो मतलब गंभीर रूप से चोटें आई हैं मसूद अज़हर को भी, लेकिन रऊफ़ असगर का मरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था यहाँ पर, और उसकी डेथ हो चुकी है। डेप्यूटी लीडर था ये जैश-ए-मोहम्मद का, और जैश-ए-मोहम्मद का डेप्यूटी लीडर को ही एक्चुअल में असली टारगेट बताया जा रहा है कि यही दोनों भाई थे, मसूद अज़हर और रऊफ़ असगर। ये दोनों भाई ऑपरेशन सिंदूर के एक्चुअल टारगेट्स थे, और उसमें से एक टारगेट की अब कन्फर्म डेथ हो चुकी है इस पूरे एयर स्ट्राइक में। और इसके मारे जाने के बाद ही जैश-ए-मोहम्मद के पूरे खेमे में काफ़ी गहमा-गहमी है। बड़े-बड़े अटैक्स, इसमें जितने हाई प्रोफाइल अटैक्स भारत में किए गए हैं जैश-ए-मोहम्मद द्वारा, चाहे आप बात करिए IC-814 हाईजैकिंग की, चाहे बात करिए 2001 पार्लियामेंट अटैक की, एक करके अगर मैं बताऊं आपको, तो 1999 में IC-814 की हाईजैकिंग हुई थी। IC-814 एक फ़्लाइट का नाम था। ये फ़्लाइट जो है वो नेपाल से चल रही थी और भारत आनी थी। नेपाल से चलती हुई ये फ़्लाइट जब भारत आनी थी, नेपाल में ये सारे आतंकवादी, क्योंकि इनका एक पूरा सेल वहाँ पर नेपाल में चला करता था। इसके ऊपर अभी रिसेंटली सीरीज़ भी आई थी नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो पूरा ये सेल इनका जो नेपाल में रहता था, उस सेल को दांव पर लगा करके वहाँ से इन्होंने एयरपोर्ट पर चेकिंग कम होती है, वहाँ से एंट्री कराई, IC-814 की हाईजैकिंग करी। उस हाईजैकिंग में लगभग जो है 176 पैसेंजर्स को हॉस्टेज बना लिया गया था। लगभग 7 दिन तक ये नेगोशिएशंस चलते रहे थे। इस फ्लाइट को हाईजैक करके कुछ देर के लिए अमृतसर में भी उतारा गया था, और उसके बाद फिर उसको ले जा करके कांधार में अफ़गानिस्तान में उतारा गया। कांधार अफ़गानिस्तान में उस समय पर तालिबान की सरकार थी, और मसूद अज़हर का अच्छा कनेक्शन उस समय तालिबान में हुआ करता था। तो वहाँ पर इस फ्लाइट को उतारा गया था, और फिर निगोशिएशंस चली थी। और उसके बाद मसूद अज़हर, जो कि भारत की जेल में बंद था, उसके साथ मसूद अज़हर को छुड़ाया गया था, ओमार शेख को छुड़ाया गया था, और उसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक था जावेद लतरम, जो कि POK का, मतलब POK में अभी फ़िलहाल आजकल बताया जाता है कि वहाँ पर उसकी एक्टिविटी है। कश्मीर का लोकल था वो, हिजबुल मुजाहिदीन को खड़ा करने में बहुत बड़ा हाथ था उसका। उन तीनों आतंकवादी को छुड़ाया गया था। मसूद अज़हर इसी IC-814 के बाद जब उसको छुड़ा लिया गया था, तो उसने जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना करी थी पाकिस्तान में जा कर के। उसी का भाई रऊफ़ असगर का ही मेन हाथ था IC-814 की पूरी प्लानिंग, पूरा फंड मैनेजमेंट, फाइनेंस, सब कुछ उसका किया धरा था। उसके बाद दूसरा बड़ा अटैक होता है 2 साल बाद ही, इंडियन पार्लियामेंट अटैक। और इंडियन पार्लियामेंट अटैक में भी रऊफ़ असगर का मेन रोल माना जाता है। इस इंडियन पार्लियामेंट अटैक में पूरी इसकी वीडियोस भी यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी, जिसमें 9 लोग मारे गए थे। हमारे कुछ जवान जो सिक्योरिटी के जवान थे, उनकी भी इसमें, वो भी वीरगति को इसमें प्राप्त हो गए थे। और बस संयोग समझ लीजिए इतना था कि उस समय पर सारे इन जो टेररिस्ट आए थे, इन्होंने अटैक करना था, इनसे एक गलती, एक भूल हो गई। इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का जो काफ़िला उस समय निकल रहा था, उसमें शायद गाड़ी ठोक दी, कुछ ऐसा हुआ था, जिसकी वजह से सारे दरवाजे जो हैं वो इमरजेंसी बंद कर दिए गए थे। और उसके बाद फिर उसमें जितने नेतागण अंदर थे वो सेफ़ हो गए, उसकी वजह से ये अंदर घुस नहीं पाए। अदरवाइज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती भारत के लिए। तो उसमें भी रऊफ़ असगर का उसमें बहुत बड़ा हाथ मनाया जाता है। उसके बाद दूसरा बहुत हाई प्रोफाइल अटैक, इसने फिर 2 साल बाद नागरोटा कैंप पर अटैक किया था। नागरोटा आर्मी कैंप 2003 में
इसके ऊपर अटैक में भी रऊफ़ असगर का नाम सामने आता है और इसमें जो भारतीय सैनिक थे उनके ऊपर ये हमला किया गया था और 7 हमारे जो भारतीय सोल्जर्स थे वो इसमें वीर गति को प्राप्त हो गए थे नागरोटा आर्मी कैंप अटैक में। वो भी रऊफ़ असगर का काम था। इसमें तो इसने हथियार तक भारत भेजे थे, ऐसा भी कहा जाता है। जैश ए मोहम्मद के ऑपरेटिव्स ने ये काम भी किया था। उसके बाद पुलवामा अटैक 2019 में भी रऊफ़ असगर का नाम आता है, मसूद अज़हर का नाम आता है, दोनों का। ये सारी लॉजिस्टिक्स इन लोगों ने प्रोवाइड कराई थी और उस समय पर पोस्टर बॉयज़ का बड़ा चलन था। तो पोस्टर बॉयज़ बुरहान वानी का हुआ था, उसके बाद पोस्टर बॉय एक और उन्होंने खड़ा किया था जैश ए मोहम्मद ने ही। तो मतलब एक तरीके से भारत के लिए सिर दर्द था ये रऊफ़ असगर। मतलब मसूद अज़हर तो काफ़ी बूढ़ा हो गया है उसके, और वो बस आप देखिए जो मसूद अज़हर है वो सिर्फ तकरीरें देता है, प्लानिंग प्लॉटिंग का काम नहीं है उसका। इसीलिए तो वो बहुत केयरलेस भी कहते हैं उसको कि बांग्लादेश से भारत में घुसा था और वो मतलब भारत में घुसते ही 1 ही महीना अभी उसको हुए थे, अरेस्ट हो गया था भारत में और फिर कश्मीर की जेल में उसको बंद भी कर दिया गया था। तो मसूद अज़हर कोई बहुत बड़ा प्लानिंग प्लॉटिंग वाला आदमी नहीं है, वो वैसा इंसान नहीं है। वो बस उसकी तकरीरें हैं, उसका काम है लोगों को मोटिवेट करना और हायरिंग करना, रिक्रूटमेंट करना टेररिज्म के लिए। ये जो प्लानिंग का काम है ये एक्चुअल में इसका भाई रऊफ़ असगर किया करता था और इसीलिए वो इतना बड़ा सरदर्द था। तो भारत ने जब प्लान बनाया ऑपरेशन सिंदूर का, उसमें जो मेन 2 टारगेट थे वो मसूद अज़हर और रऊफ़ असगर थे। और ये टारगेट था मरकज़ सुबहान अल्लाह, जो मेजर माना जाता है कि भावलपुर पाकिस्तान में मेजर फैसिलिटी थी, वहीं पर ये दोनों मौजूद थे। ये दोनों अपनी फैमिली के साथ रहते थे। तो जब यहाँ पर एयर स्ट्राइक करी तो 14 इंडिविजुअल्स की कहा जा रहा है उसमें डेथ हुई और उन 14 इंडिविजुअल्स में एक व्यक्ति आपका रऊफ़ असगर भी यहाँ पर बताया जा रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद का इम्पैक्ट क्या होगा? रऊफ़ असगर के मरने के बाद, और मसूद अज़हर वैसे भी देखो इज़ नथिंग, अब ख़त्म हो चुका है, वो उसके पास जितना सपोर्ट था वो ख़त्म हो चुका है। तो इसके बाद कहा जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद लगभग अपना जो उनका जो टॉप लीडरशिप था वो ख़त्म हो चुका है। और टॉप लीडरशिप अगर ख़त्म हो गई तो प्लानिंग प्लॉटिंग फाइनेंसिंग ये सब के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है इनके लिए। तो ये इनका अब बुरा वक्त शुरू हुआ है। हो सकता है अगर ये चीज़ भारत और कुछ दिन कर ले तो जैश ए मोहम्मद को जड़ से भी उखाड़ करके फेंका जा सकता है यहाँ पर। भारत के लिए अच्छी खबर है कि रऊफ़ असगर जैसे आतंकवादी जो हैं तो मारे जा चुके हैं और हमने एक तरीके से पार्लियामेंट अटैक और उसके साथ साथ IC-814 हाईजैकिंग, उसके साथ साथ नागरोटा आर्मी कैंप अटैक, पुलवामा अटैक, सबका बदला एक साथ एक एयर स्ट्राइक में ले लिया है। अब बचे कुचे जो हाफिज़ सईद टाइप के हैं उनको भी ठिकाने लगा देना चाहिए, क्योंकि इनका भी अब समय पूरा हो चुका है और इन्होंने बहुत परेशान किया है भारत जैसे देश को। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने अपने UPSC CSC की कोर्स फीस में बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है और कोर्स फीस अब हो चुकी है 17,999। लेकिन इसके साथ आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिलता है। मतलब आप 1 साल की फ़ीस पे करते हो, आपको सेम प्राइस में 2 साल के लिए कोर्स वो मिलता है। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। GS CSAT टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। मेंस की टेस्ट सीरीज उसका इवैल्यूएशन भी होगा। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो ऑफ़र है इसकी लास्ट डेट सिर्फ और सिर्फ 10 मई तक ही है। उससे बाद ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। तो इससे पहले ये ऑफ़र ख़त्म हो आप इसको अवेल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, उस पर जा करके आप इस कोर्स को आप परचेज़ कर सकते हो। तो आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।